अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बदस्तूर नीचे आ रही हैं, जिससे हमें भी रिलीफ मिला। इंटरनेशनली जो मईशतें हैं उनको थोड़ा सा सुख का सांस मिला होगा, पाकिस्तान को भी यकीनन मिला, लेकिन ऐसा नहीं मिला कि जिसके ऊपर जो है कि कल जिस तरीके से हुकूमत ने ऑयल प्राइसेस को कम किया। अगर टेक्निकली बात की जाए, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से अगर बात की जाए, उनका व्यू पॉइंट लिया जाए, तो इस वक्त ये फैसला वो सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के पस मंजर में देख रहे हैं। हालांकि पीटीआई, जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि उसने ऑयल प्राइसेस को जब फ्रीज किया था, उस वक्त ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है वो तकरीबन $95 पर बैरल था और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 185 रुपए थी। आज तकरीबन $100 पर बैरल के करीब ऑयल है और $210 रुपए का पाकिस्तान में डॉलर है। और हमने इस वक्त इतना बड़ा रिलीफ दिया जो कल हमने दिया गया था, इन केस के हम वहां पर उसको रिप्लेस करते अपने जीएसटी से, या हम अपने कौमी खजाने को थोड़ा सा बेहतर करते। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे। आईएमएफ का प्रोग्राम तय पा गया। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल, उनकी टीम और वजारत खजाना की टीम को भी इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की। बात यह है कि यह सख्त तरीन शराइत का प्रोग्राम, आईएमएफ का प्रोग्राम, हम पे क्या सितम ढाएगा, किस हद तक ये हमारी लाइन और लेंथ को सही करेगा, इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे चाहूंगा कि सख्त तरीन शराइत पर मबनी आईएमएफ प्रोग्राम, ये सख्त तरीन शराइत पिछली हुकूमत ने तय की थी, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और अगली हुकूमत को उससे कहीं ज्यादा सख्त तरीन शराइत के ऊपर आना पड़ा। इवन जो प्राइमरी सरप्लस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप इस प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले एरियल व्यू अगर लें इस प्रोग्राम का। देखिए, बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्शन जो है पाया जाता है, और ये हमारे इकोनॉमिस्ट में भी आता है, और ये सियासतदान तो खैर उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में वो बोलते हैं। देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि ये तय जो है प्रोग्राम के साइन जो है ये पिछली हुकूमत ने किया था। देखिए, ये प्रोग्राम जो होता है आईएमएफ का, ये 3.25 साल का है ये प्रोग्राम, जो सितंबर 2022 में खत्म होगा। तो ये कहीं पर ये नहीं लिखा होता है डे 1 में कि आपने ये करना है 3.25 साल में। 3.25 साल का रोड मैप नहीं दिया हुआ होता है कि आपने क्या करना है। ये एक इवॉल्विंग प्रोग्राम होता है, ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है। वो वक्त के साथ साथ जरूरत के मुताबिक उसमें एडजस्टमेंट होते रहते हैं प्रोग्राम में। तो ये कहना कि ये प्रोग्राम जो है दस्तखत उन्होंने किया था, हम तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये 100% गलत है। अच्छा सर, एक बीच में मेरा एक सवाल ले लें। सर, एक सवाल ले लें। ये जो कहा जाता है कि जनाब पिछली हुकूमत ने ये तय किया था कि जहां हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे और हम अपने जो टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की और भी कोई चीजें आएंगी जो रुकावट बनेंगी, तो उनको भी हम रुकावट नहीं बनने देंगे। ये सब्सिडी के तनाजुर में जरा मुझे बताइएगा। देखो, सब्सिडी क्या होता है? अगर आपकी जेब में पैसा है आप दें, कभी आईएमएफ आपको नहीं कहेगा कि आप ना दें। अगर आपकी वो फाइनेंसिंग आप उसकी पूरी कर रहे हैं, उनके बजट के जो टारगेट में रहते हुए, जो भी उन्होंने बजट का टारगेट आपको दिया हुआ है, खासकर बजट डेफिसिट से रिलेटेड या प्राइमरी सरप्लस या प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड जो उन्होंने टारगेट दिया है, उस टारगेट में रहते हुए अगर आप अपनी फाइनेंसिंग तलाश कर सकते हैं उस सब्सिडी के लिए, देयर इज नो हार्म। ठीक है ना? तो ये तो इसमें है कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि हम नहीं देंगे ये तो बल्कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जाके कहा था कि हम सबको जाके, जब पहली मरतबा वजीर खजाना बने और जब बनते ही जब गए वाशिंगटन में मिलने के लिए, तो एक छोटा सा प्रेस रिलीज, अगर आपको याद हो, चंद लाइनों का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि द अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू अनवाइंड ऑल द सब्सिडीज। तो ये तो इन्होंने जाके किया था। पिछली हुकूमत ने कहा था कि हम सब्सिडी ये देंगे और ये उसकी फाइनेंसिंग है। बट सर, अगर थोड़ा और पीछे चले जाएं तो पिछली ही हुकूमत के अपने जो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब थे, उनका एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है, बहुत वायरल हुआ है, हो सकता है आपने भी देखा। उन्होंने कहा था कि आईएमएफ हमें $1 अरब देगा और उसने हमारा सब कुछ लिखवा लिया है हमसे। ये तो उस वक्त के गवर्नर पंजाब ने बाकायदा एक ऑन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया था।
देखो सियासी लोगों की जो बातें हैं ना उसको मेरे सामने ना रखा करो। गवर्नर पंजाब ने क्या कहा था या फला वजीर ने क्या कहा था, उनको बहुत सारी चीजों का उनको ये पता नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये चले टेक्निकल चीज होता है। IMF का प्रोग्राम एक बहुत टेक्निकल चीज है। ये सर उसी टेक्निकल चीज के ऊपर मैं आता हूं। प्राइमरी सरप्लस की उन्होंने शर्त रखी थी, इसरार किया था, और उसके बाद हमें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर 72 अरब का कट लगाना पड़ा। क्या मतलब है इसका? देखो, जिस दिन ये आया था प्राइमरी सरप्लस का कंसेप्ट, तो मैंने उस दिन बहुत टेलीविजन के प्रोग्राम में कहा था कि प्राइमरी सरप्लस का मतलब लाने का मतलब यह है कि योर डिफेंस बजट इज अंडर टारगेट, और वही हो रहा है। मैंने जाके जो मैटर करते हैं उन्होंने मुझे बुलाया समझने के लिए कि आप कैसे कहते हैं, कि जरा हमें भी समझाएं कि प्राइमरी सरप्लस अचीव करने का मतलब यह है कि या डेवलपमेंट को आप खत्म करें, कट करें, या डिफेंस को आप कट करें। तो डेवलपमेंट को जब कट करेंगे तो यही सोशल मीडिया में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, धड़ आना शुरू होगा। ओह कमाई फेर दी है, देखें अब तो तालीम पे भी खर्च नहीं हो रहा है, तो सेहत पे भी खर्च नहीं हो रहा है, तो फला नहीं खर्च हो रहा, फला नहीं हो रहा है, लेकिन डिफेंस को दिया जा रहा है। ये वहां से शुरू हो जाता। अच्छा, तो अगर आप उसको बचाना है तो फिर आपको ये जो डिफेंस पे हमने जो कट किया है 72 बिलियन, ये डिफेंस बजट से में नहीं था, ये आर्म फोर्सेस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है AFDP, ये उसमें से कोई 386 या 336 बिलियन था एलोकेशन, उसमें से 72 को कट किया है। और ये बहुत अहम कट है। ये बहुत अहम कट है। और ये हमारे डिफेंस पे, जैसे मैंने कहा, प्राइमरी सरप्लस को अचीव करने का तरीका क्या है, मैं कौम के लिए समझा दूं कि प्राइमरी सरप्लस होता है कि योर टोटल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन योर नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। अच्छा, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। तो अब आप क्या करते हैं, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है, इसमें यही IMF के प्रोग्राम में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आप इंटरेस्ट पेमेंट को बढ़ाते हैं। जब इंटरेस्ट पेमेंट को बढ़ाएंगे आप, तो पहले आप रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट देखें, तो जो रेवेन्यू बचता है वो तो कम हो जाएगा ना। जितने ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना रेवेन्यू कम होगा। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप फिर एक्सपेंडिचर को देखते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो है उसमें 2-3 बड़े एक्सपेंडिचर आते हैं। डिफेंस है, डेवलपमेंट है, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, और जो कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडीज हम देते हैं वो है। तो आपके पास 2 वर्चुअल मेजर चीजें हैं, डिफेंस एंड डेवलपमेंट। तो आपने बल्क ऑफ रेवेन्यू तो आपका चला गया उसमें इंटरेस्ट पेमेंट को के खाते में। तो जो डिप्लीटेड अमाउंट बचा है उसमें भी सरप्लस अगर आपने लाना है तो 2 ही तरीके होंगे, या आप डिफेंस को काटें या डेवलपमेंट को काटें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब डिफेंस को काट रहे हैं। तो ये तो हमारा डिफेंस बजट इज द मेन टारगेट। ठीक है, ये तो मैं समझा के थक गया हूं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिनको समझना चाहिए वो समझ के, उनको समझाने के बावजूद भी उन्हें समझ में नहीं आ रही है। ओके, इस तनाजुर में सर, इस तनाजुर में क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल पॉलिटिक्स जो है वो अब शुरू हो गई है। आपको याद होगा, अगर ये कहा जा रहा था कि जनाब ये इनको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, फिर ये गवर्नमेंट आई, इसने आके 2 महीने इसमें जाया किए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अब इलेक्शन से कबल ये जो हालात, इस वक्त मैं अपने प्रोग्राम के प्रीएम्बल में भी कहा कि जब PTI ने सब्सिडी दी थी तो उस वक्त $95 पर बैरल ऑयल था, और आपका डॉलर 185 का था। आज आपका डॉलर 210 के ऊपर है, और $100 पर बैरल ऑयल प्राइसेस हैं। क्या ये किसी तरह वारे में आता है? ये इस वक्त इतना बड़ा स्टेप लेना, थोड़ा सा इंतजार कर लेते और नीचे आने देते, पैटर्न बनने देते, फिर हम आपको रिलीफ पूरा देते। देखो, ये भी अजीब सा एक कंसेप्ट है। हम रजा बाकर इफेक्ट को भूल जाते हैं। रजा बाकर इफेक्ट क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है करेंसी की डिवैल्यूएशन। बिल्कुल ठीक है ना। आज जूनियर रजा बाकर बैठा हुआ है, करेंसी की डिवैल्यूएशन। देखो, जब जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो कि जब $95 बैरल था तेल की कीमत, उस वक्त हमारा रुपया जो था 176 रुपया $1 के बराबर था। ठीक है। और दुनिया में तेल की कीमत $95 बैरल था। आज ये 95 से बढ़ के 97, 98 है, सिर्फ $3 बढ़ा है। जी।
लेकिन अच्छा, उस वक्त पेट्रोल की कीमत 146 वगैरह के करीब था। जब $95 बैरल पे पहुंचा था विथ 176 रुपीस पर डॉलर, तो हमारा पेट्रोल उस वक्त जो था 146 का था। आज सिर्फ $3 बढ़ा, तेल की कीमत बढ़ी है, 97-98 पे है आजकल। लेकिन 176 से आज 211 पे आ गए। ठीक है, एक्सचेंज रेट। ठीक देखिए, ये हम समझ नहीं रहे हैं। ये एक तरफ रिलीफ तो आपने हुकूमत ने दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई थी, तो उन्होंने पास करने की कोशिश की, इर्रेस्पेक्टिव के इलेक्शन है या नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होगी पेट्रोल की, या फोर्टनाइटली होती है ना, या 14 की रात को होगी, या 30 की रात को होगी, या 15 की रात को होगी, या 30 की रात को होगी, ताकि 16 से के महीने से या 1 जुलाई से उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन उसमें होता है। तो अगर 17 को इलेक्शन है और अगर 15 को हुकूमत ने किया, तो उसमें हुकूमत को तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम तो एडजस्टमेंट करते ही है फोर्टनाइटली। तो अगर कोई लिंक करता है इसको सियासत से, तो मैं क्योंकि सियासी आदमी नहीं हूं, मैं इस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन यह है कि फैक्ट यह है कि हुकूमत ने पास ऑन किया, तो आप हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत ने पास ऑन तो किया। आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था, रेवेन्यू कमा लेते, तो रेवेन्यू के लिए पीडीआर रखा गया है ना। लेकिन सर वो जीएसटी विड्रॉ किया हुआ है, बाद में वो जीएसटी भी अगर लगाए तो 290 रुपए हो जाता है, 17% जीएसटी भी नहीं ले रहे। मैं तो उस सेंस में ये कह रहा हूं, जो स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि जनाब आप इसको रखिए और 17% जीएसटी रिकवर कर सकते थे, एंड वी हैव टू वेट कि लाइक $85 पर बैरल के ऊपर आ जाए तो एक सस्टेनेबल वो हो जाएगी, लेवल आ जाएगा। देखो, बात यह है ना कि ये जो भी किया है इसमें IMF की ब्लेसिंग तो शामिल है ना। उन्होंने सिर्फ ये देखना था कि आपने पीडीएल जो उन्होंने तय किया है उसके बाद में जो 855 बिलियन रुपया रखा है, उसमें तो कोई हिट नहीं ले रहे हैं आप। ठीक है, उनका यही इंटरेस्ट था बेसिकली। ठीक है, वो उनको बता दिया गया था कि आगे बढ़ते हैं। आपने रजा बाकर साहब की बात की, फिर आपने जूनियर रजा बाकर की बात की। बात यह है कि जो अगर आप सेंट्रल बैंक को देखें, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह अगर उठा के देखें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी इकोनॉमी जो है वो ओवर हीटेड है और उसको वो एक एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए शरह सूद में इजाफा कर रहे हैं उसको उस तरीके से। जबकि मेरे ख्याल से कोई एक 15-20 साल हो गए आपसे शनासाई से, और हमेशा जो बात होती है कि पाकिस्तान में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड के ऊपर नहीं जाता। हमारी इन्फ्लेशन की टाइप दूसरी है। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज की थ्योरी क्यों लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर? डॉक्टर साहब, तुम तो कराची में बैठे हुए हो, तुम्हारे लोग जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मॉनेटरी पॉलिसी वाले में, तो उनको क्यों नहीं बताते कि गवर्नर से सवाल करे कि जब आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इज ए सप्लाई साइड फिनोमेना, तो ये आप डिमांड साइड इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस काम के लिए? बात यह है कि दिस इज शिकागो स्कूल ऑफ अप्रोच। हर चीज जो है तो उसके पीछे मनी है, एक्सेसिव मनी की वजह से इन्फ्लेशन है। बेशक गवर्नमेंट की कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ा रही हो, बिजली की कीमत बढ़ा रही हो, गैस की कीमत बढ़ा रही हो, कॉस्ट पुश की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट हम करेंगे भाई। उसको हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि ग्रेगरी मैनकिफ की किताब ले लो या किसी भी किताब ले लो, सैमुअलसन की किताब ले लो, जी अगर इन्फ्लेशन है तो बस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, क्योंकि इन्फ्लेशन है एक्सेसिव मनी की वजह से। तो प्राइस ऑफ मनी जो है वो है इंटरेस्ट रेट, तो उसके प्राइस को बढ़ा दो तो मनी की डिमांड कम हो जाएगी। तो यार अगर मनी की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है तो हम क्यों ये दवा इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं? ठीक, इंपीरियल एविडेंस पाकिस्तान में ये बताता है कि 1% डिस्काउंट रेट जब हम बढ़ाते हैं, 1.3% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है साल में, उसके इम्पैक्ट। जबकि हम ये सोच के बढ़ाते हैं सर, हम ये सोच के बढ़ाते हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे, बढ़ता है उससे महंगाई। जी, ये हमारा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तुम्हारे अदारे में भी है वो इकोसिस्टम जो लिखना शुरू कर देता है। अच्छा, और ये तुम्हारे मार्केट में जो बैठे हुए हैं, ये सब ने वही पर टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है और वहीं से शुरू हो जाते हैं, ओह टाइट करें, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से सिवाय बैंकों के और किसी को फायदा नहीं होता है। वेरी राइट, किस रेट पे जाकर बिक रहा है? वेरी राइट, गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को बढ़ा रहा है। 1% डिस्काउंट रेट के बढ़ने से
250 250 से 270 बिलियन का जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। कितने % हमने बढ़ाया है? तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट तो बढ़ा दिया, और जब प्राइमरी सरप्लस की बात होगी तो वो रेवेन्यू से पहले माइनस हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा गिवन द रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। उसमें फिर आपने सरप्लस मेंटेन करना है, एक्सपेंडिचर को आगे बढ़ते हैं ये फरमाइएगा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है। पाकिस्तान उससे किस हद तक मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये एक लंबा एक स्पेल ले लिया उन्होंने। देखें, इसमें जो हमें प्रॉब्लम होगा वो है गंदुम। हम 5 मिलियन के करीब गंदुम हम मिलियन टन गंदुम इंपोर्ट करेंगे। तो अगर ये सप्लाई चेन यानी यूक्रेन और रशिया के गंदुम जो है, जब दे अकाउंट फॉर रफली 30% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, अगर वो मार्केट में नहीं आएगा, डिसरप्ट रहेगा, सप्लाई डिसरप्शन रहेगी, कहीं पर सैंक्शन होगा, कहीं पर वो माल जाएगा नहीं यूक्रेन का ब्लैक सी के जरिए से, क्योंकि उधर माइन बिछे हुए हैं सारे, तो ये मार्केट में जब नहीं पहुंचेगा, मार्केट टाइट होगी, कीमतें बढ़ी हुई होंगी। तो हम इस बढ़ते हुए कीमत में हमें 5 मिलियन टन जो है वो गंदुम इंपोर्ट करना है। ये हमारे लिए क्राइसिस होगा। क्या उतने पैसे हैं हमारे जेब में? डॉलर पड़े हैं? ये कम से कम 3-3.5 बिलियन डॉलर हमें चाहिए होंगे सिर्फ गंदुम इंपोर्ट करने के लिए। ये है हमारे पास में, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जब लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड जो व्हीट है वो अगर 120-125 रुपए पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद ग्राइंडिंग करके ये मार्केट में जब आएगा, तो ये 150 रुपए केजी जब ये गंदुम बिकेगा पाकिस्तान में, उसके क्या इम्पैक्ट होगा? एक तरफ तेल की कीमतें बढ़ी हुई हो पाकिस्तान में, एक तरफ खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ी हुई हो पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ आटे की कीमत बढ़ी हुई हो 150 रुपए केजी पे। तो क़यामत बर्पा होगी कि नहीं पाकिस्तान में? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? मेरा नहीं ख्याल है कि हम में से, ये तो आपने सवाल कर दिया तो मैं बता रहा हूँ, नॉट एट ऑल, कोई तस्करा नहीं होता है ये। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हम यूरिया तो फर्टिलाइजर तो पैदा करते हैं, लेकिन जो अमोनियम फॉस्फेट है ये फर्टिलाइजर हम ये इंपोर्ट करते हैं, और दुनिया का जो लार्जेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो रशिया है, उस पर सैंक्शन है। तो अब ये फर्टिलाइजर की कीमतें हुई बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ेंगी तो वो किसानों को नुकसान होगा उसके लिए। सर, आपके एक महीने में आपके 4 टेंडर जो हैं आपने फ्लोट किए एलएनजी खरीदने के लिए $1 बिलियन की, उसके ऊपर कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और जाहिर है कि आपका अमेरिका, यूरोप वो आपसे कहीं ज्यादा अच्छे पैसे देने के लिए तैयार है आरएलएनजी के। बिल्कुल सही कह रहे, यही हाल फर्टिलाइजर का भी होगा, क्योंकि यूरोप को फर्टिलाइजर चाहिए। 50% फर्टिलाइजर यूरोप की जो है वो रशिया उसको प्रोवाइड करता है। अगर रशिया पे सैंक्शन होगा तो कहां से जाएंगे फर्टिलाइजर लेने के लिए? वो जहां भी मिलेगा जहाज को अपनी तरफ उसको मोड़ लेंगे, पैसे देके, कैश पैसे देंगे और उसको मोड़ लेंगे। तो ये क्राइसिस हमारे पास आएगा फर्टिलाइजर का, और ये फूड की क्राइसिस का, क्योंकि जब गंदुम की कीमत बढ़ेगी तमाम फूड आइटम की कीमत बढ़ेगी। अच्छा सर, पहले लास्ट में रजा बाकर साहब के दौर में 13.25% जब पॉलिसी रेट उन्होंने किया था तो हॉट मनी बड़ी पाकिस्तान में आ रही थी, और जाहिर है कि उससे नुकसान भी हमें हुआ, बट यहां पे 15% के ऊपर कुछ हम वो नहीं देख रहे। क्या वो एवेन्यू बिल्कुल बंद हो गया? देखिए, वो मुल्क में जो हमारी सियासी अफरा तफरी है ना, ये उसकी वजह से है कि नोबडी इज ब्रिंगिंग देयर मनी, क्योंकि मुल्क अब स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में है। हम एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के शिकार है इस वक्त। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि तुम जितने भी चीज करना चाहो कर लो, जो करना चाहो कर लो, कि जी नहीं हमने तो वक्त पे ही इलेक्शन करना है अगस्त में 2023 में जाकर, और उस वक्त तक हमने इसी तरीके से मुल्क चलाना है, तो फिर आपके सामने तबाही और तबाही। यानी सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो उसको मजीद संगीन कर रहा है, और पीछे देखें तो मुआशी इस्तेहकाम ही इस सियासी इस्तेहकाम की बड़ी वजह बना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, अपने व्यूज के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।